नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। तुर्की के एक स्की रिजोर्ट में आग लग जाने से 66 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 51 लोग घायल हुए हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही दिन कई अहम फैसले लिए। उन्होंने देश में जन्म आधारित नागरिकता को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अपने आप को अलग करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा टिकटॉक को भी बंद करने का फैसला शामिल है। खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आज 57 दिन पूरे हो गए हैं। डल्लेवाल ने कहा है कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किसानों के दबाव में आकर उन्होंने इलाज लिया है। डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा है कि उनको ड्रिप लगाने के बाद उनकी सेहत में सुधार आया है। पंजाबी सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझ की फिल्म पंजाब 95 अब 7 फरवरी को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिलीज नहीं होगी। उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज को टाल दिया है। भारत में इस फिल्म पर फिलहाल रोक है। इसके ट्रेलर पर भी भारत में रोक लगा दी गई है और यूट्यूब से इस फिल्म के ट्रेलर को हटा दिया गया है। ये थी आज की मुख्य खबरें। हम करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर तुर्की से आई। तुर्की के एक स्की रिसोर्ट में आग लग जाने के कारण 66 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 51 लोग घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि बोलू में स्थित 12 मंजिली ग्रैंड कार्टोल होटल में स्थानीय समयानुसार तड़के 3:27 पर आग लगी थी। उस दौरान वहां 234 लोग रुके हुए थे। बोलू राजधानी अंकारा से 170 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित है। तुर्की के स्थानीय मीडिया में रिपोर्टें हैं कि 2 लोगों की मौत खिड़की से कूदने की वजह से हुई है। तुर्की में ऐसी फुटेज वायरल हो रही हैं जिनमें होटल की खिड़कियों से पर्दे लटक रहे हैं, जिन्हें लोगों ने बचने के लिए इस्तेमाल किया है। बोलू के गवर्नर अब्दुल अजीज एदीन ने कहा है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आग चौथे माले पर स्थित किचन में लगी, जो बाद में ऊपर की मंजिलों पर फैल गई। बोलू के पहाड़ी इलाके स्कीइंग के लिए लोकप्रिय हैं और इस्तांबुल और राजधानी अंकारा से बहुत से लोग इस मौसम में वहां पहुंचते हैं और साथ ही 2 दिन ये स्कूल की छुट्टियों के भी थे। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार वहां काफ़ी कम तापमान की वजह से दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में भी 1 घंटे से अधिक समय लगा। इसी कारण वहां पर 66 लोगों की मौत हुई है और अभी भी 51 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिन के बारे में। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन कई अहम फैसले लिए हैं। पहला फैसले की अगर हम बात करें तो उन्होंने देश में जन्म आधारित नागरिकता को खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। ट्रंप ने संघीय एजेंसियों को आदेश दिए हैं कि उन बच्चों के जन्म आधारित नागरिकता को स्वीकार न करें जिनके माता पिता अवैध आप्रवासी हैं या जो अस्थायी वीजा पर अमेरिका में हैं। इस आदेश के अनुपालन के जरिए एजेंसियों को 30 दिन का समय दिया गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस मामले में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जन्म आधारित नागरिकता अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की लंबे समय से व्याख्या रही है और ट्रंप के इस नए कदम को इसी व्याख्या को खत्म करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपने ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक आदेश यह भी था। इनमें करीब 80 आदेश पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेशों को रद्द करने से संबंधित थे। इससे पहले अपने उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने सभी गैरकानूनी प्रवेश को रोक देने का वायदा किया और लाखों आपराधिक एलियंस को प्रत्यर्पित करने की बात भी कही थी। इसके अलावा उन्होंने WHO से अमेरिका को अलग करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश पर दस्तखत करते हुए ट्रंप ने कहा, ओह, यह एक बड़ा फैसला है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अन्य देशों के मुकाबले इसके लिए अनुचित कीमत चुकाई है। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हम वापस आ जाएं, इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। माना जा रहा है कि यह कुछ समय बाद WHO में अमेरिका के फिर से लौटने की तरफ ट्रंप का इशारा हो सकता है। इसके अलावा
आज पत्रकारों ने उनसे उनके पुराने दावे पर प्रतिक्रिया भी चाही, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देने की बात कही थी। जब वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे तो उस समय ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अभी आधा दिन ही गुजरा है, अभी मेरे पास आधा दिन बचा हुआ है, हम देखेंगे क्या होता है। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, मैं समझता हूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग समझते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध एक सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा। मैं मानता हूं कि यह युद्ध समाप्त होना ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बेहतर होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि वो ताकतवर शख्स हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और पूरे अमेरिका की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। अब जो सारा मामला है रूस यूक्रेन युद्ध का, उसमें ट्रंप का हमेशा से पॉलिटिकल स्टैंड रहा है कि जो ज़ेलेंस्की है और जो यूक्रेन है वो खामखाई सींग फंसाए हुए है रूस से, और इसमें समझौता हो जाना चाहिए, और इसका खामखा का जो बर्डन है वो अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है इस युद्ध का। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड रहा है। अब देखते हैं कि कितना संभव हो पाता है कि जो ट्रंप हैं वो रूस और यूक्रेन का समझौता करवा पाते हैं, नहीं तो ये भी एक देखने वाली बात है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद कैपिटल हिल में 6 जनवरी 2021 को हुए दंगों में शामिल करीब 1500 लोगों को माफ़ी देने का आदेश जारी कर दिया है। ट्रंप के पिछले चुनाव में हार के बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर दंगा और हंगामा किया था। कैपिटल हिल के दंगों के आरोप में जेल में बंद ट्रंप समर्थकों के वकील ने उम्मीद जताई है कि स्थानीय समय के अनुसार सोमवार रात तक जेल में बंद लोगों की रिहाई हो जाएगी। वाशिंगटन डीसी जेल के बाहर ट्रंप समर्थकों की भारी भीड़ लोगों की रिहाई का इंतजार कर रही है। तो जो उनका प्रॉमिस था कि कैपिटल हिल दंगों में जितने भी लोग जेल में हैं उनको भी वो पहले ही दिन ही बाहर निकाल देंगे, तो वो भी उन्होंने आज पूरा कर दिया है। तो ये काफ़ी दिलचस्प दिन रहा उनके जीवन में, पहला ही, और काफ़ी दुनिया भर में आज अमेरिका की खबरें और डोनाल्ड ट्रंप की खबरें लोग खोज कर पढ़ रहे थे। हम भी उसी क्रम में लगातार देख रहे थे कि अपने पहले ही दिन, क्योंकि हम भारत में बैठे तो हम देख रहे थे कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फैसले लेंगे। तो ये फैसले आपके सामने हैं, और भी कई फैसले हैं। उसमें टिकटॉक वाला फैसला भी है, टिकटॉक को भी चेतावनी दी है और 30 दिन का समय भी दिया गया है। शायद 30 दिन के अंदर अंदर जो टिकटॉक है अमेरिका से वो बंद हो सकता है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि जो टिकटॉक के जो व्यवसायी हैं वो चाह रहे हैं कि वो लगातार अमेरिका में बिजनेस करते रहें, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप से डील भी करना चाह रहे हैं, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बातचीत के दरवाजे उनके लिए खोल रखे हैं। तो देखना होगा कि क्या फाइनली अमेरिका में टिकटॉक बंद होता है या नहीं। लेकिन आज उन्होंने इसको लेकर बड़ा आदेश तो जारी कर ही दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर इजराइल और हमास के बीच लागू हुए युद्ध विराम समझौते के बारे में। आज सोमवार को पहला दिन था। अब राहत कर्मियों और आम लोगों ने व्यापक विनाश के बारे में बताया है। गजा के सिविल डिफेंस एजेंसी के पास गजा पट्टी में आपातकालीन सेवाओं की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि उसे डर है कि इलाके में मलबे के विशाल भंडार अब भी 10,000 से ज़्यादा शव दबे हुए हैं। जो ये इतने बड़े मलबा है, इसमें 10,000 से ज़्यादा शव दबे हुए हैं। ये बात जो सिविल डिफेंस एजेंसी है गजा की, उसने कहा है, और बहुत भारी लेवल पर तबाही हुई है। सारे खंडर ही खंडर हैं, और हर चौथी गली में, हर दूसरी गली में जो शवों के ढेर, जो लोगों की डेड बॉडीज हैं उनके ढेर निकल रहे हैं। एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसल ने बीबीसी को बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि वो शवों को 100 दिन में बरामद कर लेंगे, लेकिन इससे ज़रूरी उपकरणों और बड़े बुलडोजरों की कमी की वजह से देरी हो सकती है। युद्ध विराम लागू होने के बाद गजा से ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें बीते करीब 15 महीने के दौरान इजरायली हमले के बाद के हालात दिख रहे हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया था कि गजा में 60% ढांचे नष्ट हो चुके हैं या उन्हें नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने पुनर्निर्माण पर एक मीडिया में बयान भी दिया है। UNRWA के
कार्यवाहक निर्देशक सैम रोज ने कहा है कि गजा को फिर से बनाने में लंबा वक्त लगेगा। उनका कहना है, हम केवल भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, इमारतें, सड़कें, बुनियादी ढांचे की बात कर रहे हैं। हमारे पास निजी लोग, परिवार और समुदाय हैं जिन्हें फिर से खड़ा करने की जरूरत है। रविवार को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद कम से कम 1500 लारियां गजा पहुंची हैं, जिनमें बेहद जरूरी भोजन, टेंट, कंबल, गद्दे और सर्दियों के कपड़े हैं। ये लारियां कई महीनों से गजा के बाहर फंसी हुई थीं। इस बीच गजा सिविल डिफेंस ने कहा है कि गजा में मलबे के नीचे 10,000 शव दबे होने की आशंका है। मलबों को हटाने के लिए बड़े उपकरण, बुलडोजर न होने की वजह से इसमें और भी देरी हो सकती है। तो जो गजा है, गजा में काफ़ी बड़ा नुकसान इजराइल ने पहुंचाया है। और आज ये भी सुनने में आया है कि जो इजराइल के जो डिफेंस के चीफ हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे की जो वजह है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया इजराइल ने गजा में, और तकरीबन 46,000 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, और अभी तक 10,000 डेड बॉडीज़ तो निकली भी नहीं है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान है ये। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर किसान आंदोलन से। आज जो खनौरी बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को 57 दिन हो गए हैं। आज सोमवार शाम को खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल की देखरेख कर रहे डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया है कि शनिवार रात से मेडिकल सहायता लेने के बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ है। शनिवार रात को उन्होंने अपनी ड्रिप लगवा ली थी ग्लूकोज की। उनके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट जल्द ही आ जाएंगी। वही इलाज लेने के बाद उनका पहला बयान भी सामने आया है। डल्लेवाल ने कहा है कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है। आमरण अनशन पर बैठे 121 किसानों के दबाव के चलते मैं इलाज कराने को राजी हुआ। मोर्चा रोटी से नहीं, अकाल पुरख की मेहर से जीतना है। गुरु नानक की कृपा हो, शरीर उनका है, उनकी कृपा से सब होगा। वाहेगुरु की कृपा हो, संगत का जज्बा रहा तो 14 फरवरी को होने वाली मीटिंग में भी जाएंगे। ये बात किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कही है। मोर्चे पर 8 सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं जो लगातार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जांच कर रहे हैं। 14 फरवरी को केंद्र के साथ होने वाली बैठक से पहले डॉक्टर उनके स्वास्थ्य में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक स्वर्ण सिंह पंधेर ने बताया कि वहां पर डॉक्टरों के अनुसार डल्लेवाल से अनुरोध किया गया है कि वे खाना पीना शुरू कर दें ताकि वे 14 फरवरी को होने वाली बैठक में शामिल हो सकें। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का काम भी करेगा। उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया हुआ है। किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक किसान अपने ट्रैक्टर मॉल, टोल प्लाजा, भाजपा कार्यालयों के सामने या सड़क किनारे पार्क करेंगे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रदर्शन के लिए उपरोक्त जगहों में किसी एक स्थान का चयन किया जाएगा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार बदले की भावना से किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले किसी भी लोक कलाकार के खिलाफ कार्रवाई करती है तो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा चट्टान की तरह उनके साथ खड़े होंगे। तो ये 2 बड़ी अनाउंसमेंट हैं इसमें कि एक तो 26 जनवरी को बीजेपी के दफ्तर हों या फिर पब्लिक पार्क हों, वहाँ पर जो ट्रैक्टर मार्च हैं वो निकाले जाएंगे और 1.5 घंटे के लिए टोल प्लाजे, मॉल, भाजपा कार्यालय या सड़क के किनारे ये वहाँ पर 1.5 घंटे तक जो ट्रैक्टर हैं वो पार्क भी रहेंगे, यानी कि खड़े भी रहेंगे। तो अब देखना होगा कि जो आज हालांकि एक अहम मार्च था, दिल्ली कूच था, लेकिन किसान नेताओं ने टाल दिया था। अब ये देखना होगा कि 26 जनवरी के इस ट्रैक्टर मार्च के बाद अगला जो दिल्ली चलो की कॉल है वो कब आएगी। हालांकि जो किसान नेता हैं वो मुझे लग रहा है कि 14 फरवरी की मीटिंग तक कोई बड़ी कॉल देने से बचेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर फिल्म एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के बारे में। दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95 की रिलीज टल गई है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज भी टल गई है और भारत में तो पहले से ही रोक है और 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म रिलीज होने वाली थी जो अब रिलीज नहीं होगी। दिलजीत ने खुद इस बात की जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर की है। यह फिल्म पंजाब के तरन तारण जिले में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया,
हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि फिल्म पंजाब 95 7 फरवरी को रिलीज नहीं होगी। कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। भारत में इसकी रिलीज को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है, जिस वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने फिल्म में 120 कट लगाने को कहा था, लेकिन फिल्म के निर्माता, निर्देशक और खालड़ा के परिवार के सदस्य इस पर राजी नहीं हुए, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में नहीं दिखाई जाएगी। इतना ही नहीं, फिल्म का टीजर भी भारत में यूट्यूब से हटा दिया गया था। दिलजीत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म की जानकारी दी थी। इससे पहले दिलजीत दोसांझ ने खुद इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट कर बताया था कि 7 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया, UK, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका में फिल्म रिलीज हो रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दिलजीत ने खुद फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बताया है। पोस्ट में दिलजीत ने लिखा था, फुल मूवी नो कट्स। दिलजीत की पोस्ट से साफ हो गया था कि यह फिल्म बिना कट्स के रिलीज होने जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पर यह फिल्म अब रिलीज होगी। लेकिन आज उनकी जो स्टोरी देखी गई उससे समझ में आ रहा है कि अब उनकी जो इंटरनेशनल रिलीज है वो भी टल गई है। हालांकि 1 जनवरी को वो दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। लोग ये कह रहे थे कि शायद अब उनकी जो फिल्म है वो चल पाए, लेकिन अभी भी नहीं चली। दिलजीत ने PM मोदी को सैल्यूट भी किया। PM ने भी उनकी खूब तारीफ की थी। पहले ये बात कर लेते हैं कि जो सेंसर बोर्ड है वो क्या कह रहा है, कौन कौन से कट लगाने को कह रहा है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म मेकर्स को फिल्म में उन सभी सीन में बदलाव करने के आदेश दिए थे जहां पंजाब और उसके जिले तरन तारण साहिब को मेंशन किया गया है। फिल्म में दिखाए गए कनाडा और UK के रेफरेंस को हटाने की भी मांग की गई थी। फिल्म का टाइटल पंजाब 95 रखा गया है। साल 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा लापता हुए थे। ऐसे में सेंसर बोर्ड की कमेटी ने मांग रखी थी कि इस टाइटल में बदलाव किया जाए, इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। कमेटी की मांग थी कि फिल्म के मुख्य किरदार जसवंत सिंह खालड़ा का नाम भी बदलकर दिखाया जाए और फिल्म में गुरबानी के सीन भी हटाए जाएं। लेकिन जितने भी फिल्म बनी है, जो स्क्रिप्ट है, उसको पास जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने कर रखा है। तो उन्होंने सेंसर बोर्ड की निंदा भी की और जो फिल्म के मेकर्स हैं और जो डायरेक्टर है और परमजीत कौर खालड़ा हैं, उन्होंने स्टैंड लिया कि फिल्म बिना कट ही रिलीज होनी चाहिए और इस वजह से जो फिल्म की जो रिलीज है वो अटक गई है। उन्होंने कहा कि उनके पति के जीवन पर बनी एक सच्ची बायोपिक है पंजाब 95, जिसे उनके परिवार की सहमति से बनाया गया और इसे बिना किसी कट के रिलीज किया जाना चाहिए। परमजीत कौर खालड़ा ने आगे बताया कि लगभग 4 साल पहले उनके परिवार ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़कर ही निर्देशक हनीत रेहन को फिल्म बनाने की अनुमति दी थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दिलजीत दोसांझ को जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और इस चयन से उनका परिवार पूरी तरह संतुष्ट था। लेकिन अब देखिए, फिल्म रुक गई है। बेशक से दिलजीत सिंह दोसांझ नरेंद्र मोदी के सामने जाकर झुक गए हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया है और साफ दिख रहा है कि बेशक से जाके कितना ही उनके सामने झुक लिया जाए, वो अपने विचारधारा के हिसाब से पंजाब में और जो सिख पंथक जो सियासत है और ऐसे फिल्में या फिर ऐसे लिटरेचर जिनसे कहीं ना कहीं जो 1984 के बाद का जो पंजाब रहा है उसमें जो कुछ भी घटा है और खासकर उसमें जितने भी सिख नौजवानों के जो कत्ल हुए हैं उसको लेकर वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते और अगर कोई उन चीज़ों को दिखाएगा तो उसके ऊपर बैन भी लगा देते हैं। तो साफ दिख रहा है बेशक से दिलजीत 2 बार और जाके जो नरेंद्र मोदी के सामने झुक जाएं, लेकिन उसका कोई असर होने वाला नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर जथेदार जगतार सिंह हवारा के बारे में। पंजाब की जेल में आने के लिए उन्होंने बात कही है और 28 साल से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। जो जगतार सिंह हवारा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें कहा है कि उनको पंजाब की जेल में ट्रांसफ़र किया जाए और उसमें उन्होंने पार्टी पंजाब, दिल्ली और केंद्र सरकार को पार्टी बनाया है। सुनवाई में सरकार ने तीनों पक्षों से जवाब मांगा है।
ट्रायल कोर्ट ने अगर हम बात करें तो ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो क्राइम था, क्राइम भी पंजाब में हुआ, रहने वाले भी पंजाब में हैं, FIR भी पंजाब में हुई, दिल्ली में तो कोई लेना देना ही नहीं था। फिर उनको दिल्ली में बंद किया क्यों गया, दिल्ली जेल में बंद क्यों कर रखा है। याचिका में दलील दी गई है कि वह तिहाड़ जेल में बंद एक सजायाफ्ता कैदी हैं और उनके खिलाफ दिल्ली में कोई मामला दर्ज नहीं है। वर्तमान में वह पंजाब में दर्ज एक मामले में आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वह पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिले के मूल निवासी हैं। उन्हें पंजाब की जेल में ही रखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी डिमांड है वो तो बिल्कुल सही है और उनको कहीं ना कहीं जो पंजाब की जो जेल है वहीं में उसी में ही शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अगली सुनवाई के दौरान इस मामले पे क्या आदेश जो सुप्रीम कोर्ट है वो देता है और उनकी याचिका को लेकर पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो जवाब देगी वो भी अगले में जब अपडेट आएगी इस केस में तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप देख